हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक और इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगी। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि सारे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो, मीनिंग में आप क्या लिखेंगे, कमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accepts deposits from public and grants loan with the aim of earning profit। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन एडवांस करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। देखो, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक नहीं होता, क्योंकि बैंक वो होता है जो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन से दो फंक्शन? पहला फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा फंक्शन है ग्रांटिंग लोन। एलआईसी है, क्या ये बैंक है? नहीं। पोस्ट ऑफिस है, क्या ये बैंक है? नहीं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, ये पब्लिक को लोन एडवांस नहीं करते। तो बैंक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करता है, और यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। देखो, जब बैंक सेटअप किए जाते हैं तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए सेटअप नहीं किए जाते, यहाँ पर मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो दो फंक्शन परफॉर्म करते हुए प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो होते हैं कमर्शियल बैंक। देखो, भारत में बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक। तो इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं जो दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करते हुए प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो समझ में आ गया आपको मीनिंग क्या होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन ग्रांट करता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब देखो, क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है। देखो, क्या बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक को लोन एडवांस करता है? तो आंसर है नो। जब भी बैंक पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो हमेशा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और जब लोन ग्रांट करता है पब्लिक को तो हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ग्रांट करता है। तो इन दोनों रेट के बीच में जो डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अब देखो, प्रॉफिट के लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है बैंक के लिए, जिसे हम कहते हैं स्प्रेड। आपके एग्जाम में 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि स्प्रेड क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे? स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स एट विच बैंक lends money and accepts deposit is known as spread। SPREAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार 1 मार्कर में पूछी जाती है कि स्प्रेड क्या होता है। तो स्प्रेड डिफरेंस होता है दो रेट के बीच का। कौन से दो रेट? लेंडिंग रेट और एक्सेप्टिंग रेट, यानी बोरोइंग रेट। देखो, बैंक का जो लेंडिंग रेट होता है वो हमेशा हायर होता है, और जो बोरोइंग रेट होता है वो हमेशा लोअर होता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं स्प्रेड, जो होता है बैंक का प्रॉफिट। जैसे देखो, आपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया आपके डिपॉजिट पर, सपोज 5%। अब देखो, सपोज बैंक 10,000 रुपीज लैंड कर रहा है बोरोवर को। बोरोवर से वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एट द रेट ऑफ 12%। तो देखो, 12% और 5%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 7%, वो होगा स्प्रेड। ये होता है बैंक का प्रॉफिट। तो
तो मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो, कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। दोनों ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दोनों फंक्शन के सारे पॉइंट्स वन बाय वन एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को आगे दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया गया है। पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा आता है एडवांसिंग लोन। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके मेन दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और दूसरा फंक्शन होता है वो पब्लिक को लोन ग्रांट करते हैं। अब देखो, जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है इसको तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। इसी तरह से जो एडवांसिंग लोन है इसे भी आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले मैं ले रही हूँ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। देखो, इसके तीन कौन कौन से पार्ट हैं। पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और तीसरा है फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। देखो, जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो एक तरीके से डिपॉजिट नहीं करवाते, हम तीन तरीके से मनी डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में। कौन कौन से तीन तरीके हैं? करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। ये तीनों क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले मैं बता रही हूँ करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं विच आर रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। जैसे आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए हैं। जब आपको 10,000 रुपए की जरूरत है तो आप बैंक जाते हैं और बैंक से आप डिमांड करते हैं कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो बैंक आपको इमीडिएटली 10,000 रुपए दे देगा। तो ये होते हैं करंट डिपॉजिट। देखो, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट होता है उसे यूजुअली बिजनेसमैन खोलते हैं क्योंकि उनके डेली और वीकली हजारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट के स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं कि बैंक कोई भी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता विड्रॉल और डिपॉजिट पर। यानी आप जितनी बार चाहे बैंक से अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और जितनी बार चाहे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट में आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, यानी आप चेक के थ्रू अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट क्या है कि जो अमाउंट आपने करंट अकाउंट डिपॉजिट में जमा करवाई है, बैंक कभी भी उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता। ये आप ध्यान रखना, चाहे आप लाखों रुपए करंट अकाउंट डिपॉजिट में जमा करवा रहे हैं लेकिन बैंक उस अमाउंट पर एक भी रुपए इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, बल्कि वो सर्विसेज चार्ज करेगा क्योंकि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता रही हूँ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिस पर आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में भी आपको चेक की फैसिलिटी मिलती है, चेक के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, आप फ्रीली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। यूजुअली जो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट होते हैं ये उन लोगों के द्वारा खोले जाते हैं जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं या फिर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट खोलता है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर बैंक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन बैंक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्री ट्रांजैक्शन पर। यहाँ ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। दूसरा, कितनी बार आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कितनी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, इस पर भी बैंक की रेस्ट्रिक्शंस होती है, बैंक की गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट भी आपको क्लियर हो गया। देखो, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है, इन दोनों को डिमांड डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम मनी सप्लाई मेजर करते हैं तो इन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। मनी सप्लाई, इस पर मैं आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप मनी सप्लाई भी अच्छे से पढ़ सके। तो ये दोनों डिपॉजिट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब मैं आपको बता रही हूँ फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। फिक्स अकाउंट डिपॉजिट का दूसरा नाम है टर्म डिपॉजिट। देखो, फिक्स अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिसमें आप अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ पर बैंक आपको चेक की फैसिलिटी नहीं देता। जो अमाउंट आपने बैंक में जमा करवाई है वो एक फिक्स पीरियड के लिए जमा करवाई है, उसे आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे आपने 1 साल के लिए 50,000 रुपए जमा करा दिए, तो जब मैच्योरिटी होगी यानी जब 1 साल पूरा होगा तभी आप 50,000 रुपए को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बीच में अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आपको लॉस होगा। इसमें यूजुअली जो डिपॉजिटर होता है वो 2 ही ट्रांजैक्शन करता है। पहला ट्रांजैक्शन जब वो पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और दूसरा ट्रांजैक्शन जब वो मैच्योरिटी पर पैसा बैंक से विड्रॉ कर रहा है। बीच में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्लियर? जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करता है। फिक्स टर्म डिपॉजिट में चेकेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। बैंक आपको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं करता। क्लियर? तो देखो, ये 3 पॉइंट थे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के। अब 3 पॉइंट मैं आपको बता रही हूं एडवांसिंग लोन। देखो, जब बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो जो डिपॉजिट का पैसा है वो बैंक में आइडल नहीं पड़ा रहता है। बैंक क्या करता है कि मिनिमम रिजर्व क्रिएट करने के बाद उस पैसे को लोन के रूप में लोगों को दे देता है। तो लोन भी बैंक कई तरीके से देता है। तो देखो, लोन की यहाँ 3 टाइप मैंने लिखी है। पहली है कैश क्रेडिट, दूसरी है डिमांड लोन और तीसरी है शॉर्ट टर्म लोन। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कैश क्रेडिट क्या होता है। देखो, कैश क्रेडिट में बैंक बोरोवर को लोन देता है अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स, जैसे स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। इनके अगेंस्ट में वो बोरोवर को लोन देता है। कैश क्रेडिट में बैंक क्या करता है कि एक लिमिट सैंक्शन कर देता है और अमाउंट क्रेडिट कर देता है बोरोवर के अकाउंट में। अब देखो, जो बोरोवर है वो कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है विद इन क्रेडिट लिमिट, यानी बैंक ने जो उसे क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की है उस लिमिट के अंदर वो जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतनी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितनी अमाउंट बोरोवर ने एक्चुअली विड्रॉ की है सिर्फ उतनी ही अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, एंटायर क्रेडिट लिमिट पर नहीं। जैसे देखो, बैंक ने आपके लिए क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की है 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए आपके अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट कर दिए। आप बैंक से 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 20,000 रुपए की। आप बैंक से 20,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर कैश क्रेडिट में बैंक सिर्फ 20,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 50,000 रुपए पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ की है वो है सिर्फ 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए पर ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है 30,000 रुपए, उस पर बैंक कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। तो समझ में आया आपको? कैश क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार आपके एग्जाम में 1 मार्कर में पूछी जाती है और डिस्टिंक्शन की फॉर्म में भी ये पूछी जाती है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है कैश क्रेडिट। देखो, कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट इज अ क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन्ड एंड लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड टू बोरोवर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन बाय बोरोवर। तो समझ में आ गया कैश क्रेडिट कैसे आपको लिखना है और क्या होता है कैश क्रेडिट। अब मैं एडवांसिंग लोन का दूसरा पॉइंट ले रही हूँ, डिमांड लोन्स। देखो, डिमांड लोन्स क्या होते हैं? जब बैंक बोरोवर को लोन देता है तो उस लोन की अमाउंट को बैंक किसी भी टाइम
रीपेमेंट के लिए डिमांड कर सकता है, इसे हम कहते हैं डिमांड लोन। यहाँ पर बैंक जितनी भी अमाउंट बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट करता है, पूरी की पूरी अमाउंट पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। डिमांड लोन को हम वर्किंग कैपिटल लोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यूजुअली ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ही लिया जाता है। ये टर्म लोन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि देखो टर्म लोन में क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड पर बैंक रीपेमेंट की डिमांड करता है बोरोवर से, लेकिन डिमांड लोन में क्या होता है कि बैंक किसी भी टाइम डिमांड कर सकता है और बोरोवर को वो पैसे पे करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट। समझ में आ गया? अब आपको तीसरा पॉइंट समझा रही हूँ, शॉर्ट टर्म लोन्स। देखो शॉर्ट टर्म लोन्स वो लोन्स होते हैं जो विद इन 1 ईयर रीपे किए जाते हैं। यहाँ पर बैंक बोरोवर से विद इन 1 ईयर रीपेमेंट के लिए डिमांड करता है। शॉर्ट टर्म लोन में जितनी भी अमाउंट क्रेडिट करता है बोरोवर के अकाउंट में, उस पूरी अमाउंट पर ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पूरी की पूरी अमाउंट जितनी उसने क्रेडिट की है बोरोवर के अकाउंट में, सारी अमाउंट पर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर? तो ये 3 टाइप है एडवांसिंग लोन की। तो होपफुली आपको प्राइमरी फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकेंडरी फंक्शन। देखो सेकेंडरी फंक्शन की 3 टाइप है। एक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, दूसरी है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है एजेंसी फंक्शन। पहले मैं आपको बता रही हूँ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट अप टू एन एग्रीड लिमिट। देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है कि इसमें बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने करंट अकाउंट में ओवरड्रॉ कर सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट। ये जो फैसिलिटी है बैंक अपने रिलायबल और रिस्पेक्टेबल कस्टमर को देता है, और जो अमाउंट कस्टमर ओवरड्रॉ करता है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे देखो आपके करंट अकाउंट में 50,000 रुपए है, लेकिन आपको चाहिए 70,000 रुपए, तो यहाँ पर बैंक आपको 20,000 रुपए ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है, और जो अमाउंट वो ओवरड्रॉ कर रहा है उस पर वो बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। ये फैसिलिटी हर कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की जाती। जो कस्टमर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं, बैंक के लिए रिलायबल होते हैं, सिर्फ बैंक उन्हें ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और एक लिमिट सैंक्शन कर देता है। उस लिमिट तक ही वो अपने करंट अकाउंट में ओवरड्रॉ कर सकता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। होल्डर ऑफ अ बिल कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मैच्योरिटी। देखो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। इस फैसिलिटी में क्या होता है कि जो होल्डर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो बिफोर मैच्योरिटी बैंक से बिल को एनकैश कर लेता है। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाता है, यानी कुछ अमाउंट डिडक्ट करके जो बैलेंस बचता है वो होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को दे देता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज आपने 10,000 रुपए की गुड्स अपने कस्टमर को बेची उधार में। उसने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया 3 महीने का, यानी उसने आपको कहा कि 3 महीने के बाद वो आपको 10,000 की पेमेंट कर देगा, लेकिन आपको तो 2 महीने में ही 10,000 की रिक्वायरमेंट आ गई। अब आप अपने ड्रॉई के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि उसने तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रखा है 3 महीने का। तो आप क्या करते हैं कि बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए आप चले जाते हैं बैंक के पास। बैंक क्या करता है कि सर्टेन अमाउंट डिडक्ट कर लेता है 10,000 में से। सपोज बैंक ने 500 रुपए डिडक्ट कर लिए एज डिस्काउंटिंग चार्जेस और 9,500 रुपए दे दिए आपको, और बैंक 3 महीने होने के बाद ड्रॉई से 10,000 रुपए रिकवर कर लेगा। ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। यहाँ पर बैंक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करता है,
उसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट के समय पैसा दे देता है, कुछ पैसा डिडक्ट करके। जैसे 10,000 रुपए का बिल था तो बैंक ने 500 रुपए डिडक्ट कर लिए और 9,500 रुपए आपको दे दिए। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ड्रॉई है उससे बैंक 9,500 नहीं लेगा, उससे बैंक पूरे के पूरे 10,000 ही रिकवर करेगा, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो है 10,000 रुपए का। तो ये होता है बैंक का प्रॉफिट। क्लियर? तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट आता है एजेंसी फंक्शन। देखो, बैंक अपने कस्टमर के लिए एज एन एजेंट भी वर्क करता है। जैसे वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करता है। जैसे शेयर्स परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है अपने कस्टमर के बिहाफ से। दूसरा, वो कस्टमर के बिहाफ पर मनी कलेक्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है। जैसे चेक रिसीव करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, रेंट कलेक्ट करता है। इसी तरह से जब वो पेमेंट करता है तो टैक्स की पेमेंट करता है, प्रीमियम की पेमेंट करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। तीसरा, वो अपने कस्टमर के लिए एक ट्रस्टी का काम करता है, एग्जीक्यूटर का काम करता है। वो अपने कस्टमर की विल को रखता है और बाद में कस्टमर की डेथ के बाद वो उसे एग्जीक्यूटर की तरह से एग्जीक्यूट करता है। चौथा, वो अपने कस्टमर के लिए लेटर ऑफ रेफरेंस का काम करता है, यानी जो कस्टमर की इकोनॉमिक कंडीशन है वो दूसरे ट्रेडर को बताता है और दूसरे ट्रेडर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपने कस्टमर को बताता है। पांचवा, वो अपने कस्टमर के लिए इनकम टैक्स कंसल्टेंसी का काम करता है, आईटीआर प्रिपेयर करता है, अपने कस्टमर के लिए इनकम टैक्स भरता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन एजेंट की तरह से बैंक परफॉर्म करता है अपने कस्टमर के। क्लियर? तो समझ में आ गए एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं। तो होपफुली आपको सेकेंडरी फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे, जिसमें 3 फंक्शन है: ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड एजेंसी फंक्शन। तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ क्या होता है कमर्शियल बैंक और क्या फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के। जितने भी नोट्स मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाए हैं ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स मैं आपको वहां पर अवेलेबल करा दूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूंगी। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज क्लियर हो जाए। दूसरा, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको और दे रही हूँ कि मैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ चैप्टर 1 से। तो वो वीडियोस भी आप स्टार्टिंग से ही देख लेना ताकि आपकी अकाउंटेंसी भी अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए। थैंक यू सो मच।